वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। साइम रशीद साहब हैं और एक्सपर्ट्स हैं माशाल्लाह गार्लिक पे स्पेशली। वैसे तो इनका नाम पूरे पाकिस्तान में है, ये जाने जाते हैं। एग्रेरियन सोसाइटी जो है हमारी एग्रीकल्चर की, उसके माशाल्लाह ये चेयरमैन है और पायनियर हैं। उसको बनाने में इनका माशाल्लाह बड़ा रोल है। तो आज हम मौजूद हैं जलाल फार्म पे, जो आलमोस्ट 20 एकड़ का है। इधर गार्लिक ग्रो हुआ है। सबसे पहले तो व्यूज़ लेते हैं। इन्होंने क्रॉप विज़िट की है सारी। सबसे पहले तो बताते हैं कि कैसा लगा आपको सर ये जलाल फार्म? देखिए जी, मैं इस फार्म पे आके बड़ा खुश हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो फार्म है इसकी जर्मिनेशन बहुत बेहतर है और नागा नहीं है इस फार्म के अंदर कहीं पे भी जीवन का। वीड कंट्रोल बहुत बेहतर है और क्रॉप जो सी है वो सही ग्रोथ में जा रही है। तो इसको अगर मेंटेन रखें तो ये बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप ले सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा साइम भाई, ये इन्होंने काफ़ी अच्छी गेट टुगेदर की है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे फार्मर मौजूद हैं। स्पेशली आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी ये जो हम ऑलमोस्ट नवंबर की आज है ना 20 तारीख ना, तो अभी क्रॉप किस तरफ जाएगी और उसके लिए हमें उसको क्या जो डोज देनी चाहिए? स्पेशली जो फार्मर यहाँ पे पूछ रहे हैं वो फंजीसाइड के हवाले से पूछ रहे हैं, क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, फंजीसाइड का आप हिफाजती स्प्रे हर 15 दिन बाद करवाते रहें। अगर आप स्प्रे ज़्यादा कभी करवा रहे हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स के करवा रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट करवा रहे हैं, माइनोसाइड करवा रहे हैं, वो भी करवाते रहें। लेकिन फंजीसाइड का आपने हिफाजती स्प्रे हर 15 दिन बाद करवाना है, जिसकी वजह से आपकी जो सी फसल है वो सारी की सारी महफूज रहेगी किसी भी बीमारी के हमले से। और इसी तरह आप नीचे ज़मीन में हर 30 दिन के अंदर जो सिस्टेमिक प्लस प्रोटेक्टिव फंजीसाइड जो मिक्सचर है, इससे आपके मैनकोजेब प्लस मेटोलेक्सल हो गया, मैनकोजेब प्लस डाइमेथोमार हो गया, साइमोक्सिल प्लस मैनकोजेब हो गया, फोस्टाइल एल्युमिनियम हो गया, थायोफ्रेंड मेथाइल हो गया। ये 5 मिक्सचर बनते हैं। इनको हर महीने 30 दिन के वक्फे से एक एक करके आप 1 किलोग्राम फी एकड़ फ्लड करते रहें। बेहतर है इसको खुराक के साथ दे दें ताकि आपको पानी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो ये इसकी वजह से फर्टिलाइज़र के साथ इसकी हिफाजत भी बढ़ जाएगी और आपकी ज़मीन में इनका जो सा जिसे सिस्टेमिक कंट्रोल मिल जाएगा। यही फंजीसाइड जो सी है जड़ों को भी महफूज रखेगी और ऊपर के जो फोलियर स्प्रे हैं आपकी वो पत्तों को महफूज रखेंगे। और इस वक्त जो सा आपका आइडियल टाइम जा रहा है, आइडियल टाइम से बात ये है कि जब तक टेम्परेचर आपका डे टेम्परेचर 15 से नीचे नहीं आता, आपका एक्टिव ग्रोथ पीरियड जारी रहेगा। 15 से नीचे टेम्परेचर आपका आता है जाके 15 दिसंबर के बाद, तो 15 दिसंबर बल्कि बाज़ का ये 25 दिसंबर के बाद तक आपका 15 टेम्परेचर नहीं आता, तो वहाँ तक आपका एक्टिव ग्रोथ पीरियड जारी रहेगा। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम इसमें आप नाइट्रोजन और पोटाश फास्फोरस की जो अपनी डोज देनी है, जो पूरी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है, उसका 60% इस ड्यूरेशन तक दे दें ताकि ये क्रॉप जो सी है वो अपनी आइडियल ग्रोथ को अचीव कर ले। अगर आपकी क्रॉप जो सी है 15 दिसंबर तक या दिसंबर के एंड तक 10 पत्तों में आ जाती है तो ये फुल मैच्योर क्रॉप हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इस साल हमें बड़ा खुशी है कि फार्मर जो है इसमें उनका स्किल सेट डेवलप होता जा रहा है, वो इस क्रॉप को सीखते जा रहे हैं। और इस साल फार्मर्स की क्रॉप पिछले साल इस स्टेज पर 2 पत्तों की थी, 3 की थी, और इस साल 6 पत्तों पर आ चुकी है। और हालांकि अभी नवंबर की 20 तारीख है। ठीक है, साइम भाई बता रहे हैं कि कम से कम 5 डोज जो है ना आप वो फ्लड करें। जैसे इन्होंने आपको बताया, जैसे टॉप्सन है, साइमैक्सिमल मिनकोजेब है और मेटालेक्सल मिनकोजेब है। ये 5 आपने ना डोज जो है हर महीने में ना एक जो करनी है। और इसके बाद स्प्रे का जो प्लान बता रहे हैं कि हर 15 दिन बाद एक स्प्रे जो है वो फंजीसाइड का आपने कर रहा है। उसमें कुछ स्पेशल हम आपसे इस रिकॉर्डिंग में शेयर कर देंगे। मतलब अभी आप अगर आपके स्टार्ट का स्प्रे है, एंट्राकोल करवा सकते हैं, ठीक है, एज ए प्रोटेक्टिव स्प्रे। उसके बाद आपने 15 दिन बाद कराना है तो आप ट्यूबोकोनाजोल करवा दें, फिर एंट्राकोल करा दें, फिर 15 दिन में ट्यूबोकोनाजोल करा दें। फिर आप एक मिक्सचर आता है फाइनर के नाम से, ब्रांड नेम है, उसमें ट्यूबोकोनाजोल प्लस एग्जॉक्सिस्ट्रोबिन होता है, उसके 2 स्प्रे करवा सकते हैं। फिर आप क्लोरोथेनोडिल प्लस एग्जॉक्सिस्ट्रोबिन जो है वो मिक्सचर वो करवा सकते हैं। उसके बाद डाइफिनोकोनाजोल प्लस एग्जॉक्सिस्ट्रोबिन है वो करवा सकते हैं। और इसी तरह फरवरी के अंदर आपने जाके इसको कसीगोमाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 2 स्प्रे करवाने हैं, जो कि बैक्टीरियल ग्लॉव से बचाने के लिए होते हैं। थैंक यू। अच्छा सैम साहब, ये बताएं कि एज ए इंसेक्टिसाइड जैसे थ्रिप्स का प्रॉब्लम आता है, उसके लिए अभी ये नवंबर से लेके ऑनवर्ड हमें क्या करना चाहिए? देखिए, थ्रिप्स का तो ये जो टेम्परेचर है ना, जब आपका राइज करता है 26 से ऊपर चले आता है तो थ्रिप्स का हमला आ सकता है और खुश टेम्परेचर हो। लेकिन अभी तो आपकी नमी गिर रही है, चांसेस नहीं है कि थ्रिप्स आएगा। इक्का दुक्का अगर थ्रिप्स आ जाता है तो आपका रेडिएंट है, उसका अच्छा स्प्रे है। इसके अलावा क्लोथेनिडिन अच्छा स्प्रे है। आप साइपर प्लस अमीडा मिक्स करके करवा सकते हैं, 200 ml साइपर प्लस 100 ग्राम अमीडा। थ्रिप्स का आपको अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। और लेकिन थ्रिप्स का हमला ज़्यादा शिद्दत से आएगा फरवरी एंड मार्च में। ठीक है।
तो फिर इस पे रेडिएंट पे हम जाएंगे। नहीं, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिए, बहुत सारे सोल्यूशन इस वक्त अवेलेबल हैं। एसीफेट बहुत अच्छा इसका थ्रिप्स का कंट्रोल देता है, उसकी डोज फ्लोसिनामिड बहुत अच्छा देता है। एसीफेट की डोज जो सी होती है वो 400 ग्राम 100 लीटर पानी में होती है, ठीक है। फ्लोसिनामिड है, न्यू केमिस्ट्रीज आ चुकी हैं और इनके सबके बेहतर कंट्रोल है। ये सल्फ़र का क्या रोल है गार्लिक पे और उसका टाइम क्या है? सल्फ़र के मुख्तलिफ रोल हैं, सल्फ़र की डिफरेंट फार्मूलेशन है। अगर आप सल्फ़र एलिमेंटल इस्तेमाल करते हैं तो आप बेसल डोज में इस्तेमाल करते हैं। उसका मकसद होता है ज़मीन की pH को रेगुलेट करना और इसकी लगातार जो सी सल्फ़र की फ्राहमी को बतौर ख़ज़ा के तौर पे इसको 6 महीने के लिए मेंटेन रखना। उसके बाद सल्फ़र 80% इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल होती है एज ए माइटिसाइड, एज ए फंजीसाइड इस्तेमाल होती है। इसका स्प्रे भी करवाया जा सकता है 500 ग्राम 100 लीटर पानी में। और इसको अगर आप नीचे फ्लड करते हैं तो 5 किलोग्राम फ्लड करें। स्पेशली जो आप डोज़ देते हैं दिसंबर के अंदर 60 दिन की जो डोज़ होती है, 60 दिन की क्रॉप होने पे जो डोज़ देते हैं उसमें आप यूरिया, सल्फर 80 WDG, जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट मिलाकर दें। उससे आपका यूरिया जो है वो भी एसिडिक हो जाएगा और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और यूरिया की जो सी ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि उसकी जो सी एक्टिविटी का पीरियड है वो जल्दी वो ज़मीन में लीच डाउन नहीं होगा, वो काफ़ी अर्से तक आपको मिलता रहेगा। और ये वो वक्त है जिसमें आपको मौसम जो सा शदीद ठंड हो जाती है तो ज़मीन से पौधे जो है वो कम नमी चूसता है, इसलिए इस मकदार में यूरिया आप दे देंगे, साथ सल्फ़र दे देंगे, साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, जिंक सल्फेट देंगे, तो टिलरिंग की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और नाइट्रोजन भी लगातार मिलती रहेगी। जिंक की जो है 33% साहब भाई, इसकी क्या डोज होनी चाहिए? जिंक का टाइम इसी वक्त ही है कि जब आपकी क्रॉप G1 के अंदर एक्टिव टिलरिंग स्टेज जब स्टार्ट होती है। एक्टिव टिलरिंग होती है जब आपका पत्ता 4-5 पत्तों पे पौधा आ जाता है। G1 में वो स्टेज आती है आपकी 60 डेज़ के आसपास। ओके। तो वैसे 45 डेज से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लोगों का इसमें शेड्यूल ऐसा होता है कि 30 दिन पे पानी दिया होता है तो फिर उसको 60 दिन पे दे सकते हैं। तो 55-60 दिन की क्रॉप को आप नाइट्रोजन के साथ जिंक दें, लाजमी दें। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, और कोशिश करें आप इसमें ना वाटर सॉल्युबल जिंक जो मोनोहाइड्रेट है पाउडर फॉर्म में वो इस्तेमाल करें। ओके, थैंक यू। और ये मैग्नीशियम जो है सल्फेट, इसका क्या रोल है? मैग्नीशियम जी बिल्डिंग ब्लॉक भी है। मैग्नीशियम जो काम करता है वो ये करता है कि आपका पत्ता अगर देखें एक हर चीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। किस चीज़ की एफिशिएंसी को? पत्तों का बुनियादी काम है फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक तैयार करना। अगर पत्तों का साइज़ डिपेंड करता है, जितना बड़ा पत्ता होगा उतनी ज़्यादा पौधा खुराक तैयार कर सकेगा। मैग्नीशियम का फ़ायदा ये होता है कि पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, जो पत्ते जिस साइज़ में आ जाते हैं मैग्नीशियम के इस्तेमाल से छोटे साइज़ का पत्ता भी बड़े पत्ते के बराबर खुराक तैयार करने लग पड़ता है, इसकी वजह से अच्छा बल्ब बन जाता है। इसकी डोज बता दें और इसका टाइम बता दें। डोज इसकी यही है, इस पर यूरिया के साथ इसको आप डालें और 1 बैग यूरिया, 25 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट आप डालें, साथ 5 किलो सल्फर 80 WDG फ्लड करें। पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसका क्या रोल है G1 में स्पेशली, और इसका टाइम और डोज कितनी होनी चाहिए? पोटाशियम नाइट्रेट एक सोर्स है आपका पोटाश का और नाइट्रोजन का। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सोर्स है पोटाश का, नाइट्रोजन का। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पोटाशियम नाइट्रेट को नीचे फ्लड भी करें अगर आपके पास इसकी है। ये सबसे बेहतरीन सोर्स है पोटाश का, नाइट्रोजन का। अल्कलाइन साइलों जो हमारी ज़मीन है जहाँ की pH ज़्यादा है वहाँ पर ये बहुत बेहतर रह जाता है और इसकी वजह से आपका साइज़ प्लांट का और आपका फ्रूट यानी कि बल्ब साइज़ दोनों ही बहुत बेहतर हो जाते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट के लगातार स्प्रे से आपका प्लांट महफूज रहता है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो डिजीज़ से भी महफूज रहता है और पत्ते जो उनसे होते हैं सख्त सर्दी में भी खुराक बनाने का अमल, उनको खुराक मिलती रहती है और वो फोटोसिंथेसिस के अमल को जारी रखते हैं। साइम भाई इसकी स्प्रे की डोज और फ्लडिंग की बता दें पोटाशियम नाइट्रेट। स्प्रे की डोज इसकी 1 kg 100 लीटर पानी में है, जिसे 1% सोल्यूशन कहते हैं। और फ्लडिंग में इसको आप जितना आप दे रहे हैं, आपका बजट है मतलब अगर आप 25 किलोग्राम देने जाते हैं पोटाशियम सल्फेट तो उसके मुकाबले में आप 18 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट से वही रिजल्ट हासिल कर लेंगे। और नाइट्रोफास जो आजकल है जैसे 10 kg फ्लड कर रहे हैं कुछ फार्मर्स या 20 kg, उसका टाइम कम है? देखिए नाइट्रोफास का जो सा टाइम है वो आपका 150 दिन तक G1 की फसल लेती रहती है, 135 दिन तक ना, यानी कि 135 दिन आखिरी दिन है जब आप इसको फास्फोरस देते हैं। उसके बाद कुछ 15 दिन में ये फास्फोरस पौधा लेता है। तो अगर आप 135-150 दिन के बाद फास्फोरस देना बंद कर देते हैं, लेकिन आप नाइट्रोफास इसको स्प्लिट डोजेस में बिजाई के वक्त 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, लेकिन 2 महीने बाद अगर आप जिंक दे रहे हैं तो नाइट्रोफास नहीं देंगे। जिंक के साथ आपने कोई भी फास्फोरस फर्टिलाइज़र नहीं देनी। आप यूरिया, जिंक, मैग्नीशियम और सल्फर दे रहे हैं तो इसमें आप फास्फोरस नहीं देंगे। अगली डोज में आप नाइट्रोफास दे सकते हैं और साथ SOP दे सकते हैं। और बोरान का जो है बोरान भी बेसिकली बल्किंग करता है। बोरान आपकी जो सी फास्फोरस का ड्राइवर भी है। बोरान आपका इसको किसी हद तक डिजीज़ से भी कवर करता है। बोरान आपका जो फ्लावरिंग है उसको इंड्यूस भी करता है। तो बोरान का ये ख्याल रखें कि बोरान अब हर फर्टिलाइज़र के साथ ये मैचेबल है। आप इसको किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ अगर आपने 3 किलो देना है तो 500-500 ग्राम उसको 6 एक साथ में स्टार्ट से लेकर एंड तक दे सकते हैं।
और अगर स्प्रे करना हो बोरान, स्प्रे की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बोरान मिक्सचर में भी आता है, एलोन भी आता है। तो आपने अगर मिक्सचर में स्प्रे करना है तो ये बोरान जो सा आता है वो 5% आता है। 500 ml की बोतल होती है, वो निकला है पाकिस्तान में। उसको आप एक 500 ml 100 लीटर पानी में, और अगर आप पाउडर में बोरेक्स ले रहे हैं तो बोरेक्स आपका मैक्सिमम जो सा आता है 200 ग्राम तक होता है, और अगर आप बोरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100 ग्राम होता है। साइम भाई जैसा कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव क्रॉप है तो फार्मर काफ़ी इस पे ध्यान देता है, कोशिश करता है कि मेरी क्रॉप अच्छी हो। अमाइनो एसिड्स किस वक्त इस पे हम कर सकते हैं, उसका थोड़ा बताएं। अमाइनो एसिड्स का बेसिकली किरदार ये होता है कि अमाइनो एसिड्स आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और ये बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कहते हैं कोई भी ऐसा दबाव जो कि ज़िंदा चीज़ की वजह से आता है, जिसमें हशरात हैं, जिसमें फंगस है, जिसमें बैक्टीरिया है, उनकी वजह से कोई दबाव फसल पे आता है, उसे बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। और एबायोटिक स्ट्रेस होता है जिसे आप कहते हैं ज़्यादा पानी जो गैर ज़िंदा चीज़ों की वजह से, मतलब फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ गया, गर्मी बहुत होगी, सर्दी बहुत हो गई, पानी बहुत खड़ा हो गया, पानी का बिल्कुल खुश्की पड़ गई, जो भी आपका स्ट्रेस आता है उसे एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो अमाइनो एसिड्स की वजह से दोनों ही किस्म के स्ट्रेस से पौधे की जो मुकाबला करने की सलाहियत उसमें इजाफा हो जाता है। अमाइनो एसिड का इस्तेमाल आप क्रॉप के ऊपर मंथली बेस पर लाजमी करें, एक मंथ में एक स्प्रे काफ़ी लाजमी करें। और स्पेशली कोड़े के अंदर, और स्पेशली जब इस साल पिछले अगले साल जो मसला हुआ था कि हीट वेव आ गई थी, तो आप मार्च से ही इसका 15 दिन बाद स्प्रे शुरू कर दें। हर 15 दिन बाद स्प्रे करें अमाइनो एसिड का, हीट वेव से बचने के लिए। तो आपकी अगर अप्रैल में मौसम में आपका गर्म भी हो जाएगा बहुत, तो आपका प्लांट जो है वो उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी सलाहियत बढ़ जाएगी, यानी कि वो 40 के अंदर भी अपने आप को 35 का फील करेगा टेम्परेचर के हिसाब से। अभी साइम साहब इसमें नवंबर और दिसंबर में हम अमाइनो एसिड प्लस जो है ह्यूमिक एसिड ये फ्लड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आपको फ्लड करना चाहिए हर फर्टिलाइज़र के साथ। वो ना सिर्फ फर्टिलाइज़र को चिलेट करता है बल्कि ज़मीन को नरम रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अमाइनो एसिड्स और ह्यूमिक एसिड दोनों का काम क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये ज़मीन के अंदर फर्टिलाइज़र्स के जो रिटेन करने की सलाहियत होती है उसको बढ़ा देते हैं। फर्टिलाइज़र्स के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके साथ जुड़ जाते हैं और फिर पौधा उनको ऐसा ऐसा लेता रहता है। एक चीज़ और बताएं साइम भाई कि एक तो इसका मैक्सिमम बल्ब साइज़ का टाइम क्या है इंक्रीज़ होने का, बढ़ने का, और प्लांट जो आपका वो फ्रेश रहे, हेल्दी रहे? इसका जी जो बल्ब साइज़ है वो तो आपका जैसे इसके सर्दियों का अख्ताम और स्प्रिंग का आगाज़, उस वक्त इसकी बल्ब का साइज़ बढ़ता है। उस वक्त आपके मुनासिब नमी, मुनासिब मकदार में नाइट्रोजन, मुनासिब मकदार में पोटाश और मुनासिब मकदार में सल्फ़र, चारों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ज़मीन के अंदर, तो ये अपना बेहतरीन बल्ब करेगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया साइम भाई आपका टाइम देने का, वक्त देने का। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।